खबर टैग किया है आपको। अच्छा, आपका दिखता नहीं सर कीर्तन पटेल जी, अगर आपने किसी और नाम से वहाँ पे आईडी बना रखी तो कोई बात एक अलग है ना। पिछली बार भी आपने कहा था तो आपके नाम से मुझे कोई आईडी नहीं दिखी। बहरहाल, तो जिस आईडी से यहाँ पर आप लोग हैं उसी आईडी से दूसरी जगह पर होइए। और दूसरी बात, अपने नाम से आईडी बनाइए, है ना, कोई भी दूसरे कमर्शियल नाम से मत बनाइए आईडी, ठीक है, ताकि आपकी पहचान हो सके, अदरवाइज़ आपकी पहचान बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो चलिए साहब फटाफट जल्दी से शुरू करेंगे। फटाफट अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए जल्दी से, ताकि उनको भी यहाँ आने का मौका मिले। जब तक आप शेयर करते हैं तब तक उस समय का हम सदुपयोग कर लेते हैं। इस QR कोड को स्कैन करके आप इस लाइव की फ़ीस भर सकते हैं। लाइव फ्री नहीं है, तो इस लाइव की फ़ीस आप भर सकते हैं, रिचार्ज करा सकते हैं, राइट। और 8770720196 इस नंबर पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। भीम UPI एड्रेस है nshukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं उनके लिए patreon.com/नितिन शुक्ला यहाँ पर जाकर सपोर्ट कर सकते हो। paypal.me/नितिन शुक्ला GWL इस एड्रेस पे जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। दो यूट्यूब चैनल है, नितिन शुक्ला लाइव, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और ऑल को क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद t.me/nshukla इस लिंक से जुड़ जाइए, या फिर टेलीग्राम पर @nshukla सर्च कर लीजिए। फोटो के साथ में 20,000 से ज़्यादा लोगों का एक चैनल आएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ट्विटर पर @NSO365 को फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम कूशर्च है, ट्विटर पर @nshukla इनको फॉलो कर लें। फेसबुक पर नितिन शुक्ला इनको फॉलो कर लें और गैप पर नितिन शुक्ला को फॉलो कर लें। इसके अलावा 2 गूगल फॉर्म है, दोनों की लिंक दी हुई है, भारत में रहने वाले लोगों के लिए और भारत के बाहर जो रहते हैं NRIs के लिए, दोनों के लिए अलग अलग लिंक दी हुई है। अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी लिंक भर दें। और जिन लोगों को काम आता है वो वॉलंटियर वाला फॉर्म भर सकते हैं, जिन्हें काम आता हो, राइट, और जो रेगुलर हो सकते हो, कंटिन्यूस समय दे सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब और सीधे शुरुआत करेंगे बिना देर किए हुए। तो सबसे पहली खबर आज की जो है, जो बड़ी खबर है, वो खबर है हास्य की दुनिया से संबंधित, और वो राजू श्रीवास्तव से। राजू श्रीवास्तव जाने माने हास्य कलाकार अब इस दुनिया में नहीं रहे। हार्ट अटैक आया था, एक्सरसाइज कर रहे थे जिम में, तब आया था। हमने लगातार बार बार बताया, अभी भी आपको बता रहे हैं, नॉन स्टॉप बता रहे हैं कि कृपया करके ब्लड थिनर्स खाते रहें। अपने ब्लड को थिन करने के जो कुछ भी आप उपाय कर सकते हैं वो करें। ब्लड थिनर्स खाते रहें, जूस पीते रहें, तमाम सारे, और खीरा वगैरह तमाम सारी चीज़ें इनको खाते रहें। इसी से फ़िलहाल आपका बचाव है। जिनको कोविड हुआ है या कई जगहों पर वैक्सीनेशन से भी ऐसी समस्या देखने को मिल रही है, तो आप सबसे निवेदन है कृपया कर अपना ख्याल रखें। खैर वापस आते हैं राजू श्रीवास्तव जी पे। किसी पहचान के मोहताज तो हैं ही नहीं। गजोदर को उन्होंने इतना फेमस कर दिया था कि पूछिए मत। गजोदर हो या फिर उनका जो एक स्टाइल था ना, एक आम आदमी से जुड़ने का, कि स्टेशन पे छोड़ने जा रहे हैं और इतने सारे लोग जा रहे हैं साथ में, शादी में खाने की बात हो, किस तरह से हम थाली में खाना लेते हैं, हर एक चीज़ जो थी उनकी एक आम आदमी से बिल्कुल टच करती हुई, उसको छूती हुई जाती थी। हर व्यक्ति अपने आप को उनसे कनेक्टेड समझता था। उनके जो मजाक जो था, जो हास्य जो था, उसमें फूहड़पन नहीं था, फूहड़ता नहीं थी। आप छोटी छोटी चीज़ों को देखिए, चाहे वो लाइट का झगमग हो, चाहे कोई और चीज़ हो, हर चीज़ पर उन्होंने जो है कॉमेडी करी, और बहुत शानदार कॉमेडी करी। चाहे शहनाई हो, चाहे लाइट्स हो, यानी सोचिए, लिविंग थिंग तो लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग पर भी उन्होंने बाकायदा कॉमेडी करी और बड़ी शानदार कॉमेडी करी। चाहे वो हमारे ट्रक्स हों जो ओवरलोड हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं, लगभग हर चीज़ पर उन्होंने कॉमेडी करी, और बिना फूहड़ता के, बिना गाली दिए किसी को, बहुत बेहतरीन तरीके से कॉमेडी का एक जो स्वर्णिम अध्याय कहते हैं वो आज ख़त्म हुआ। उम्मीद करेंगे भगवान उनको मोक्ष प्रदान करें। तो ये तो हुई एक खबर जो कॉमेडी के रंगमंच से जो आती है। अब दूसरी खबर की बात करेंगे, आगे चलते हैं। राकेश कुमावत जी धन्यवाद। नीला जी कहते नमस्ते नितिन जी, अप्रितम एनालिसिस की फ़ीस, बहुत बहुत धन्यवाद। निशाद पटेल जी आपका भी धन्यवाद, और कई सारे और तमाम सारे लोग, सबका नाम लेना संभव नहीं होगा। सचिन देवकर जी, अजय सिंह जी, तमाम सारे और जो मित्र हैं जो जुड़े हुए, उन सभी को राम राम।
और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ओम प्रकाश जी, महेश जी, सॉरी, धन्यवाद आपका भी। चलिए आगे चलते हैं, दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं, क्योंकि न्यूज़ फटाफट जल्दी से कवर करेंगे। और एक न्यूज़ आ रही है, हम भगवान से कवर करते हैं आज पहली बार जो है, क्योंकि खबर ऐसी थी, इसको पहले लेकर ही हमको चलना था। दूसरी खबर आती है, वो भगवान की खबर आती है। हम इसको 2 दिन से दिखाना सोच रहे थे, लेकिन दिखा नहीं पाए। मध्य प्रदेश से खबर आ रही है, खरगोन न्यूज़। ओखलेश्वर धाम में हनुमान जी की पलक झपकाते वीडियो वायरल, श्रद्धालुओं ने किया है दावा। तो ये वीडियो बड़ा ज़बरदस्त वायरल है साहब, बड़ा ज़बरदस्त वायरल है। और हनुमान जी के बताते हैं यहाँ पर पलक झपकाते हैं हनुमान जी। और अब तक तो सिर्फ सुना सुना था, लेकिन अब देखने को मिला, और जो देखने को मिला उसको भी देखिए, आपके सामने है। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। हनुमान जी इसमें आपको क्लियरली पलक झपकाते नजर आ जाएंगे। ये देखिए, पलक झपक गई, यहाँ आँख खुली है, यहाँ आँख बंद हो गई। हालांकि ऐसी चीज़ें कैमरे में बहुत कभी से ही कैद होती हैं, लेकिन ये कैद हो गई। और बड़ी ज़बरदस्त मान्यता है इस मंदिर की, और जैसी मान्यता वैसा दिख भी रहा है सामने। हनुमान जी ने पलकें झपकाई, और लगभग जो है सब इसी का इंतज़ार कर रहे थे, एक तरह से ऐसा कहा जाए तो भी गलत नहीं है। बहरहाल ये वीडियो किसी ने अपने मोबाइल में कैप्चर किया, और उनके मोबाइल से वीडियो फ़िलहाल तो पूरी दुनिया में धूम मचाए हुए हैं। तो ये है साहब, लोग, बहुत सारे लोग भगवान समझ में ही नहीं आते, तो जिनको नहीं आते उनका कुछ नहीं कर सकते हम। बाकी जिनको आते हैं उनके लिए सामने है, क्लियर है। आइए अब आगे चलें और ज़रा एक खबर देखें। वो खबर क्या है, आइए। फिल्मों से रिलेटेड, सुनीता केजरीवाल जी की धर्मपत्नी कहती हैड अ ग्रेट टाइम, एंजॉयड द मस्त मूवी, अमेजिंग एक्टिंग। कौन सी देखाई, ऊपर देखें, राम जाने किसकी देखाई भैया। कोई 4 यार फार यार करके कोई मूवी देखाई। मिसेस सत्येंद्र जैन भी गई थी, पति जेल में, मैडम फिल्म देख रही हैं। बहरहाल देखाई, बड़ी अच्छी बात है। कहती हैं जी बड़ी मज़ेदार मूवी, बड़ी अच्छी मूवी, मज़ा आया, आनंद आया। हमने कहा जी अच्छी बात है, लेकिन इस मूवी का रिव्यू तो कुछ और ही कह रहा है। सिर्फ 1 मिनट में मूवी रिव्यू, भद्दे डायलॉग्स, बेतुकी कॉमेडी से भरी पड़ी है, जहाँ 4 यार, फैमिली के साथ देखने लायक नहीं। ले भैया, और हम नहीं कह रहे, इफ़त कुरैशी लिख रहे हैं इसको, फैमिली के साथ देखने लायक नहीं। और मैडम तो देखाई, सुनीता केजरीवाल जी तो देखाई, कहती मज़ा आ गया, एंजॉय किया। भद्दे डायलॉग्स को, बेतुकी कॉमेडी को, गड़बड़ हो गई। अच्छा, बड़ी मज़े की बात है, अपने जो रिप्लाईज़ हैं वो भी इन्होंने बंद कर रखे हैं कि कोई रिप्लाई ना कर दे नीचे आके। जो कोई रिप्लाई करता है उसको ब्लॉक भी कर देती हैं। चलो, अभिव्यक्ति आज़ादी चली जाती भाई तेल लेने। खैर बहरहाल बड़ी बुरी तरह से फ्लॉप हुई, बड़ी बुरी तरह से ये फिल्म भी फ्लॉप हुई। लगातार जो है एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। ठीक है, चलिए और आगे का रुख करते हैं। और आपको याद होगा, चुनाव से ठीक पहले भारत में डिरेलमेंट हुए थे एक समय पर, अगर आपको याद हो, और वही डिरेलमेंट दोबारा कराने का प्रयास हो रहा है। तो वो जो प्रयोग है जो पहले हुआ था वो दोबारा होने वाला। ये ब्रिज है साहब, चार 4,000 नट बोल्ट इस ब्रिज में से गायब कर दिए गए। 4,000 नट बोल्ट। कोई सोचिए, कोई नट बोल्ट चोरी करेगा क्या? लेकिन साहब ये ऐसा ब्रिज है जिसमें से नट बोल्ट चोरी हुए। क्यों? क्योंकि जब नट बोल्ट चोरी होंगे ना तो ये बीच में से कहीं से भी गिर जाए, उसका प्रयास। 4,000 नट बोल्ट इसके चोरी हो गए। मामला तब सामने आया जब ब्रिज के जो इंजीनियर हैं उन्होंने इसको इंस्पेक्ट किया तो पाया कि 4,000 नट बोल्ट इसमें है ही नहीं। सहारनपुर पंचकुला नेशनल हाईवे 344 यमुनानगर की घटना है।
और सदर SHO दिनेश कुमार ने ये जानकारी दी कि भाई 400 नट बोल्ट जो है गायब कर दिए गए। अभी नट बोल्ट गायब करने का पर्पस क्या है? ये नट बोल्ट गायब करने का पर्पस ये है कि ये पुल गिर जाए, ऐसा कोई चाह रहा है क्या? तो हम जो सोच रहे थे, हम जो इतने दिनों से ये कह रहे थे फलाना पुल बह गया, ढिकाना पुल बह गया, हम तो फालतू में अपने लोगों पे शक कर रहे थे कि इन्होंने पुल ढंग से नहीं बनाए। इन्होंने तो बेचारों ने सबने पुल अच्छे से बनाए, ढंग से बनाए, लेकिन कुछ और लोग हैं जो इसमें से नट बोल्ट खोल के ले जा रहे हैं। समझिए ज़रा। तो ये सारा काम उन लोगों का है जो नट बोल्ट खोल के ले जा रहे हैं। कौन है वो लोग जो इनसे नट बोल्ट खुलवा रहे हैं और उनको ऐसी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप नट बोल्ट खोल के लाइए? क्योंकि ये तो देखा जाए तो राजद्रोह का मामला बनता है, इसमें बड़ा ख़तरनाक मामला है। इस तरह से तो आप पुल गिराने का प्रयास कर रहे हो। लेकिन खैर, भारत है साहब, यहाँ तो आतंकवादियों को भी सज़ा नहीं होती। ठीक है ना? आइए और आगे चलें, ज़रा देखें और क्या क्या हुआ। बूढ़ा पहाड़ in Jharkhand, which was Naxal dominated area, has been freed. Forces were sent there with the help of a helicopter. A permanent camp has been set up there for the forces. This has been done under the different operations. कुलदीप सिंह। तो एक बूढ़ा पहाड़ करके एक जगह थी जो झारखंड में थी, बड़े मुश्किल था साहब, कहते थे नक्सलियों का गढ़ है, इस पर कब्जा नहीं हो पाता था। इस पर 2017 में, 2018 में, 2021 में कईयों बार इस पर जो है प्रयास किए CRPF ने, लेकिन विफल रहे, वो प्रयासों में सफल नहीं हो पाए। लेकिन इस बार सफल हो गए और सुपड़ा साफ कर दिया है जो नक्सलवादी हैं उनका। और ना सिर्फ इतना किया बल्कि अपना एक कैंप भी बना दिया CRPF ने कि बोले कैंप बना रहेगा तो ये सब झगड़ेबाजी नहीं रहेगी, बार बार नक्सलवादी का रट्टा नहीं रहेगा। The incident of left-wing extremism (LWE) have come down significantly. There has been 77% reduction. कितना? 77% reduction. In 2009, it was at an all-time high of 2258, which has come down to 509 at present. Death rate has come down 85%. तो कहते जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है वो 77% कम हो गया और डेथ रेट जो है वो 85% कम हो गया है। यानी जो एनकाउंटर्स होते थे जिसमें लोग मरते थे इधर के उधर के सब, वो 85% कम हो गया और जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है वो 77% कम हो गया है। तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए आप। ठीक है ना? क्लियर? तो किस तरह से सरकार काम कर रही है, किस तरह से काम हो रहा है। लेकिन अभी भी चैन तो पड़ेगा नहीं। चैन कैसे पड़ जाएगा? मौलाना मोदी कितना भी अच्छा काम कर ले, कुछ ना कुछ तो ढूंढना पड़ेगा। अभी एक नई चीज़ ढूंढ रहे हैं, PM केयर्स में ढूंढ रहे हैं। PM केयर्स का भी सर आज कांड हो गया। क्या हुआ ज़रा पढ़िए। PM केयर्स फंड के 89 मंडल संघ PM मोदी ने की बैठक, रतन टाटा नवनियुक्त 89 में शामिल। तो क्या हुआ साहब? PM केयर्स जो भारत सरकार का पदेन, जो पिछला वाला जो PMNRF है ना, वो पदेन नहीं है, ये पदेन ट्रस्ट है, सरकारी ट्रस्ट है, क्योंकि इसमें पदेन व्यक्ति हैं। इसके अलावा रतन टाटा को भी इसमें जोड़ा गया। तो सिर्फ रतन टाटा को नहीं जोड़ा गया इसमें, रतन टाटा तो इसमें एक 89 है, इसके अलावा इसमें मेंबर्स भी हैं, सलाहकार सदस्य भी हैं। सलाहकार सदस्य को कौन कौन से आज नए जोड़े गए? सुधा मूर्ति, राजीव महर्षि और आनंद शाह, इनको जोड़ा गया। तो रतन टाटा तो जोड़े ही गए, साथ में ये भी जोड़े गए। अब क्या करेंगे? तो जो लोग लगातार आरोप लगा रहे थे उनके लिए बुरी खबर है, क्योंकि उनके हाथ से एक मुद्दा और चला गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लोग कहते हैं नफरत फैलाते, नफरत फैलाते। नफरत फैलाने वालों के लिए एक बड़ी बुरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ रहा, हेट स्पीच। Supreme Court says role of TV anchors critical. Ask why government a mute spectator. तो कहते हैं हेट स्पीच के ऊपर मामला चल रहा था। कहते हैं जो एंकर हैं ये कुछ कम नहीं है, बहुत तेज़ हैं, इन लोगों की वजह से बहुत दिक्कत आती है। बोले इतनी हीटेड डिबेट करा लेते हैं कि फिर उसकी कटिंग्स छोटी छोटी वीडियो बन के निकलते हैं और उनसे जो डैमेज होता है इररिकवरेबल होता है, उसको कुछ नहीं कर सकते उस काम। तो इन पर कुछ लगाम होनी चाहिए। अच्छी बातें होनी चाहिए, साथ ही साथ कहते हैं सोशल मीडिया पे भी होनी चाहिए, उस पर भी लोग बोलने वाले कुछ भी बिल्कुल होनी चाहिए, इस पर भी होनी चाहिए। लेकिन ये ज्ञान कब आया? ये ज्ञान आया इनको नूपुर शर्मा वाले केस के बाद।
इससे पहले ज्ञान नहीं आया। इससे पहले खुले में चौड़े में जो है कोई भी आ रहा है और गाली दे रहा है हिंदू देवी देवताओं को, हिंदू मान्यताओं को, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक जो केस हुआ उसके बाद सबकी आंखें खुल गई। सबको लगता है इसमें गाइडलाइंस बननी चाहिए। सरकार को नोटिस जारी किया गया कि गाइडलाइन बनाइए कि इसको क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, और इन पर कैसे केस हो और इन पर किस प्रकार से इन पर जो है शिकंजा कसा जा सके, इसकी तैयारी हो रही है। खैर अच्छी बात, कुछ फालतू की चीज़ें भी बंद होंगी जो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा होने लगी इसमें। चलिए आगे चलते हैं और एक और खबर की तरफ चलते हैं। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स मेजर चेंजेस टू सेमीकंडक्टर पीएलआई स्कीम, ऑफर्स 50% इंसेंटिव फॉर चिप फैब्स अक्रॉस टेक्नोलॉजी नोड्स। तो यदि चिप बनाएंगे आप 30% 35% तक का पीएलआई में प्रोविजन रहता, 50% तक का प्रोविजन कर दिया गया पीएलआई में। अब सवाल ये है कि सरकार ने तो 75,000 करोड़ ही निकाले थे। आज किसी ने मंत्री से सवाल पूछा कि यदि ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया तो क्या करोगे आप? आपने तो 75,000 करोड़ ही निकाले, तो क्या आप इसको बढ़ाओगे? तो उन्होंने बाकायदा इस बात को स्पेसिफिकली कहा कि हाँ, अगर ऐसा होगा तो फाइल दोबारा भेजी जाएगी और यदि बढ़ाने की आवश्यकता होगी तो वो बढ़ाकर वहाँ से भेजेंगे। तो यानी कोई लिमिट नहीं है, ये मत सोचना 75,000 करोड़ ही है, इससे ज़्यादा नहीं है, कोई लिमिट नहीं। और एसएमडी में यदि आएंगे तो 50% का पीएलआई मिलेगा, यानी 50% आपको सरकार की तरफ से मिलेगा, 50% पे आपकी माल की कॉस्ट आपको पड़ेगी। ठीक है, क्लियर? आइए अब एक और जगह चलते हैं, ज़रा एक और न्यूज़ ले लें फटाफट। ये क्या हुआ भाई, काहे के लिए AK-47 लेके खड़े हैं? दिल्ली पुलिस डू नॉट क्रॉस लाइन, क्या हुआ भाई? In one of the biggest seizures of heroin, a container having 22 tons approx of Lisorais coated with heroin was seized from a container at Nhava Sheva port, Mumbai. The value of heroin seized is 1,725 crores in international market, Delhi police said. तो साहब 1725 किलो हीरोइन पकड़ी गई और 22 टन हीरोइन पकड़ी गई। इसकी मार्केट वैल्यू है 1725 करोड़। ठीक है, चावल पर कोट होकर आ रही थी। कमाल है, क्या क्या रोज नया आईडी ढूंढते हैं। पकड़ी गई, दिल्ली पुलिस ने पकड़ ली। आ तो कहीं और के लिए रही थी, पकड़ गई साहब। बड़ी आफत है, क्या करें। नशा ये दबा के चल रहा है कि पूछिए मत। मोहन जी के तेवर्ड अबाउट मैसिव यूरेनियम फाइंडिंग इन राजस्थान। अच्छा, मैं इस न्यूज़ को नहीं देख पाया सर, मेरी नज़र में नहीं है ना। चलिए, तो ये कुल मिलाकर इतनी सारी बातें। अब कल हमने बहुत सारी बात करी थी, उसमें कई सारी बातों में एक बात ये भी थी, संतोष दारेकर जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, उसमें एक बात वक्फ बोर्ड को लेकर भी थी। तो वक्फ बोर्ड को लेकर फिर सत्ता गरमा रही, फिर कुछ हो रहा है। और आइए देखें, पहले इसको देख लें, फिर अपन आराम से इसको एनालाइज करेंगे। Against the Waqf Board. Today, let's get you a story about acres of public and government properties takeover in Jammu without the government even being aware of it. हम तो दिल्ली सोच रहे थे, जम्मू भी चला गया साहब, और आप सोच के हैरान हो जाएंगे, कोई 1000-2000 स्क्वायर फीट नहीं। जरा सुनिए। People of Poonch contacted with me. We filed a case in J&K High Court. I am their advocate. We started investigating the case and we found out that in August 1985, in a very secret manner, clandestinely, a government order had been issued through which nearly half of the Poonch city had been handed over to the Waqf Board. Fraud was enacted, which is said to be under approximately over 500 crore rupees. $500 करोड़ का वक्फ घोटाला हो गया। Was literally gifted away to the Waqf on a platter in the mid-1980s under the watch of former J&K Chief Minister G.M. Shah.
over 29 acres of government land worth at least 468 crore rupees was transferred in the name of Waqf Islamia. The government land that Waqf is laying claim to includes 22 acres at the airfield ground in Poonch, priced at 360 crore rupees. The massive parade ground worth at least 47 crore rupees. The grounds of the government degree college, the site where the girls' middle school is built, even the compound that houses the deputy commissioner's office and residence. These are among the 11 sites in Poonch where land was transferred to benefit one religious group. Properties that Waqf is claiming are marked across Poonch. It includes the government media complex, the premises of the old police station, which have been converted into government quarters, are claimed by the Waqf. So is this area adjoining the Eidgah on the PWD road. In 2012, the fraud was first called out by the Deputy Commissioner of Poonch. He flagged off his concerns in writing to the Jammu Divisional Commissioner. The higher authorities had been sounded that the lands transferred to Waqf in 1985 had been wrongly. तो साहब कश्मीर में भी यही हाल हो गया। हज़ारों एकड़ की ज़मीन जो है वो वक्फ के नाम पे चढ़ा दी गई। 500 करोड़ का घोटाला प्राइमरीली बताया जा रहा है, अभी नहीं मालूम कितने का, अभी तो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 500 करोड़ के आसपास का हो सकता है, 5000 करोड़ का। तो ये चीज़ें हैं, ये आपके सामने हो रहा है। हम तो यहीं के दिल्ली के लिए रो रहे थे, यहाँ तो गजब हो गया, ऐसा अंट शंट चल रहा है। Now is the right time and reason need to block finance, hence boycott halal should start from UK, replace in India in full scale. विनोद जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये वक्फ की कहानी चल रही है, जहाँ देखो वहाँ वक्फ की यही कहानी है। अब वक्फ बोर्ड को लेकर कल हमने आवाज़ उठाई थी, आप सब ने देखा, आप सब ने पसंद किया और आप सब ने इसको हाथों हाथ दूसरों को भी भेजा। तब क्या हुआ, यहाँ अगर अपन कुछ बात करते हैं तो उसका कुछ परिणाम होता है क्या? तो कोई परिणाम हुआ क्या? आइए देखें। यूपी योगी सरकार का बड़ा फैसला, मदरसों के बाद अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की भी होगी जांच। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की भी जांच होगी। तारीख ध्यान से देखिएगा, 21 सितंबर 12:16 दोपहर के। ठीक है, क्लियर है। कल बात करी, आज एक्शन सामने आपके। अगेन कांग्रेस करप्शन सरफेस। हाँ मोहन जी, सब जगह कांग्रेस मिलेगा। ठीक है, मदरसों के बाद वक्फ संपत्ति की भी होगी जांच। योगी सरकार ने रद्द किया 33 साल पुराना आदेश। 21 सितंबर 9:29। ठीक, मदरसों के बाद अब वक्फ संपत्तियों की भी होगी जांच। योगी सरकार ने रद्द किया 1989 का शासन आदेश। क्लियर है, मजा आ रहा है? क्या जांच होगी, कौन कौन सी संपत्ति है, कहां कहां संपत्ति है, कैसी कैसी संपत्ति है, किसने दी थी, कहां से आई थी। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तो बता दिया करो, पता तो चले कि आपको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो होना चाहिए ऐसा कि नहीं होना चाहिए? ये जो संपत्ति जो है इनकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हम कहते सिर्फ इनकी जांच नहीं होनी चाहिए, हर एक चीज़ की जांच होनी चाहिए। इसका फुल ऑडिट होना चाहिए, कंप्लीट ऑडिट होना चाहिए। ठीक है ना। खैर तो ये है साहब, जब आप यहाँ कोई आवाज़ उठाते हो, जब आप कोई बात करते हो। कल हमने आपको एक बात बोली थी कि ये मैटर हमारे पास में 1 साल पहले करीब दिया गया था, लेकिन हमने इस मुद्दे को नहीं उठाया। हमने इस मुद्दे को समय के अनुसार उठाया। तो जब समय होता तब उठाया जाता है। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे अब क्या करना चाहिए, बहुत सारे लोग बोलेंगे। हमने कल भी कहा कि हमने इशारों में समझा दिया। संदीप कुमार जी धन्यवाद, हमने इशारों में समझा दिया कि क्या होना चाहिए। कुछ लोगों के मन में अभी भी सवाल होगा कि क्या वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर देना चाहिए, डिसॉल्व कर देना चाहिए? नहीं,
बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वक्फ बोर्ड को क्यों डिसॉल्व करेंगे? वक्फ बोर्ड को कतई डिसॉल्व नहीं करना चाहिए। वक्फ बोर्ड बना रहना चाहिए, जैसा है ऐसे ही बना रहना चाहिए। जो होना वो हो जाएगा, आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप टेंशन मत लीजिए, आपको जो टेंशन लेनी है आप उतनी टेंशन लीजिए। पीछे 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 खड़े हो जाओ, जाके पीछे लाइन लगा के खड़े हो जाओ, सपोर्ट में खड़े रहो बस, ठीक है ना? आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों ने पूछा था एक समय पर कोलिजियम सिस्टम ख़त्म होना चाहिए क्या? हमने कहा नहीं। तब उस समय लोगों को बड़ा अजीब लगा था, कोलिजियम सिस्टम के लिए मना कर रहे हैं। आज मैं कह रहा हूँ वक्फ बोर्ड ख़त्म नहीं होना चाहिए। वर्तमान स्थिति, आज की जो स्थिति है, हो सकता है हम उस चीज़ में फेल हो जाएं, तो हो सकता है कल हम बोलें कि वक्फ ख़त्म होना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल जो वर्तमान स्थिति है और फ़िलहाल जो वर्तमान जो शय और मात का जो बिसात बिछी हुई है शतरंज की, उसके अनुसार ये कतई अच्छा नहीं होगा कि वक्फ बोर्ड को ख़त्म किया जाए, ठीक है? तो साहब, ये रही आपके सामने न्यूज़। एक के बाद एक वक्फ की संपत्तियों की जांच होगी। मदरसों के बाद 33 साल बाद 1989 का शासनादेश रद्द, ठीक है? मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है, ठीक है? कितने सारे चैनल देखते हो आप लोग। दीपक वर्मा जी धन्यवाद। ऐसा जादू तो कहीं होता है क्या? रवि मल्होत्रा कहते हैं ख़त्म होना चाहिए। उसकी जो प्रोविजंस हैं उसकी बात करी थी, ख़त्म होना चाहिए, और कहा था तो उसको आज अमेंड कर दिया हमने, नहीं ख़त्म होना चाहिए, ठीक है? आज की बात लिख लो, पुरानी मिटा दो, कल हो सकता है फिर इस बात को मिटाया जाए, लेकिन वर्तमान स्थिति तो ये है कि नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो इतनी सारी चीज़ें आपके सामने हैं और आपके सामने हो रही हैं। तमाम सारे आप चैनल देखते हो, तमाम सारी न्यूज़ आप देखते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं, किसी ने मुझे याद है एक बार किसी का मैंने कमेंट यहाँ पढ़ा था, बोले आप करते क्या, आते हो न्यूज़ ही तो पढ़ते हो। आज जवाब मिल गया होगा, पहले भी जवाब मिला होगा, ठीक है ना? तो ये फ़र्क है सर बाकी जगहों में और हमारी जगहों में, ठीक है? रीज़न कुछ नहीं होता प्रतीक जी, यहाँ पे रीज़न नहीं देते। दो चीज़ें नहीं देते सर हम यहाँ पर, ना ट्विटर पे ना किसी भी सोशल मीडिया पर। कोई बोले सबूत, वो नहीं देते। भरोसा है तो बैठो, नहीं तो निकल लो। और रीज़न समय आने पर रीज़न दिया जाएगा, तब आपको याद दिलाया जाएगा कि तब हमने क्या कहा था आपसे, ठीक है ना? कि तब हमने ये कहा था और अब हम इसलिए ये कह रहे हैं, ठीक है? कितनी बार यहाँ पर ऐसा हो चुका है जब हमने आपको बोला कि भाई फलां चीज़ जो आप सोच रहे हो ठीक उससे उल्टा बोला, और उसके बावजूद आप लोग के फेवर में वो चीज़ें हुई हैं, ठीक है ना? आई डोंट नो वाई पेपल पेमेंट डज नॉट वर्क फॉर मी फॉर योर अकाउंट। सुरजीत जी, आई हैव नो आइडिया, है ना? ठीक है, तो चलो भाई, जो यहाँ बात करते हैं वो हो जाती है, एक दो दिन में हो जाती है, अगले दिन हो जाती है, कभी कहीं हो जाती है, कभी कहीं हो जाती है। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ का समय वसूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पैसा वसूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब बस एक ही चीज़ है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग कंपेयर कर देते हैं, ऐसा वैसा फलाना ठिकाना। कंपेयर मत करो मुझे किसी से, कंपेयर मत करो इस चैनल को किसी से, ठीक है ना? क्लियर है? ठीक है, बस आनंद लीजिए और बस इतना समझ लीजिए, जो न्यूज़ आपको यहाँ मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी। समय लगेगा, 2-2.5 घंटा देना पड़ेगा। वो छोटे हल्के फुल्के लोगों के लिए नहीं है, भारी लोगों के लिए चीज़ है, और लंबे समय बैठ सके उनके लिए चीज़ है। तो जैसा हमने जो चर्चा करी उसी तर्ज पर चीज़ें चल रही हैं। सरकार आपकी सुन रही है और लगातार सुन रही है। लोग बोलते हैं सरकार सुनती नहीं है, मोदी योगी घमंडी हैं, ठीक है ना? तो जो घमंडी हैं, सुनते नहीं हैं,
छोटी से छोटी बात आपकी सुनी जाती है। आप कहते हो गोभी महंगी हो गई तो वो भी सस्ती होती है। थोड़ी शर्म करो यार, थोड़ी शर्म करो। आप लोगों ने जो जो आवाज़ उठाई, जो जेन्युइन आवाज़ है, जिस जिस आवाज़ को उठाया उस आवाज़ में वो काम हुआ है। अब तो कम से कम ऐसा बोलना बंद कर दो। हाँ, प्रीतेश भक्ता जी धन्यवाद। ठीक है, जो जो आवाज़ उठाई है, दूध के लिए नहीं उठाई थी, नहीं हुआ सस्ता। ठीक है, पेट्रोल के लिए कभी नहीं उठाई है हमने। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, क्लियर है। अब नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो उसमें क्या करें। तो ये वो सरकार है सर जो आपकी हर एक बात सुनती है और हर एक बात पर एक्शन लेती है, तुरंत एक्शन लेती है। आपको वक्फ से प्रॉब्लम है, आपने कहा वक्फ कितनी संपत्ति दबाए चला जा रहा है, वक्फ पर जांच बैठ गई। बहुत सारे लोग कल से बोल रहे हैं वक्फ को ख़त्म कर देना चाहिए। ख़त्म नहीं, ऐसे कैसे ख़त्म कर देंगे? तो भैया मौलाना मोदी, लोनावाला, मौलाना योगी, चलो भाई मज़े करो। जय श्री कृष्णा। अगर आपने कहा कि वक्फ बोर्ड ख़त्म नहीं होना चाहिए तो ज़रूरी भारत के लिए फ़ायदेमंद। आप बेफिक्र रहिए, बेफिक्र रहिए, ठीक है ना। क्लियर है? अपर्णा जी बेफिक्र रहिए। आपको जो यहाँ बोला जा रहा है बहुत सोच समझ के जिम्मेदारी के साथ बोला जा रहा है ना। अपन वो नहीं ना खाता ना बही और कुछ भी बोल दिया, जो हमने कहा वही सही, ऐसा नहीं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जिनको अभी नहीं बताया जाता है, जिनको बाद में बताया जाएगा। ठीक है, चलिए आइए और आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गई वक्फ की बात। अब वक्फ की बात को लेकर कल हमने बहुत सारी खींचातानी भी करी थी, लेकिन ज़रा वक्फ की बात पूरी नहीं हुई अभी, सॉरी। ज़रा वक्फ की बात पूरी कर लें, अधूरी है अभी तो। वक्फ बोर्ड के पास कुल मिलाकर 8,54,509 संपत्तियां हैं। 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। यूपी सरकार ने जो आदेश जारी किया है वो यूपी वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर है। उत्तर प्रदेश में सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास कुल अचल संपत्ति है 2,09,477। इनमें से 1,162 संपत्तियों पर कानूनी विवाद जारी है। वहीं शिया वक्फ बोर्ड के पास अचल संपत्ति की संख्या है 15,386। इनमें से 48 मामलों में कानूनी विवाद है। सरकार का दावा है कि इन विवादों के निपटारे के लिए ही सर्वे की जरूरत थी। विवादों के निपटारे के लिए सर्वे की ज़रूरत है, सरकार का कहना है। मुस्लिम पक्ष का क्या कहना है उसको भी सुनिएगा, बहुत मज़ेदार है ये। और ये सरकार का कर्तव्य है, सरकार अपने कर्तव्य का पालन कर रही है, लेकिन इसको तूल देने का, इसको हवा देने का, जो केवल मुस्लिम वोटों के लालच में लगातार तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो इस प्रकार की बात करते हैं। कभी मदरसे के नाम पर, फिर अब कभी वक्फ बोर्ड के नाम पर। ये सरकार काम करेगी, सरकार बैठी नहीं रहेगी ना उनकी तरह। इतना ही नहीं, वक्फ बोर्ड के पास संपत्ति तो होती है, लेकिन अतिक्रमण हटाने की शक्तियां उसके पास नहीं है। और इस वजह से वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों पर अतिक्रमण हो चुके हैं। अब शिया और सुन्नी बोर्ड इस फैसले से खुश है। ठीक है, संपत्ति तो है, अतिक्रमण हटाने का अधिकार नहीं है वक्फ के पास किसी प्रकार से। बड़े समझदारी के साथ कानून बना है, लेकिन कहते हैं ना कि क्रिमिनल कितना भी शातिर हो, कुछ ना कुछ तो छोड़ ही देता है। ऐसा ही इनके साथ हुआ, बड़े शातिर तरीके से कानून बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं तो छूट गया। अभी इस कानून के अंदर बहुत लूपहोल है सर, है ना, इसलिए अभी तो बहुत मज़ा आएगा, इसमें बहुत मज़ा आएगा। कुशा कृष्ण में देखिए सर, योगी इतनी गट्स लाते कहते हैं आप लोगों से, आप लोग बोलते हो ऐसा करना तो कर देते हैं। ठीक है ना, आइए आइए आइए, स्वागत है। कि भाई सर्वे जैसे जो मदरसों के सर्वे से इसको जोड़ा जा रहा था, या गलत तरह की जो है राजनीतिक जो है लोग उसके ऊपर जो है कटाक्ष कर रहे थे, बयानबाजी कर रहे थे, ये बिल्कुल भी जो है जो लोग हैं वो उसके अंदर कोई भी मसाला ना ढूंढे। इसके अंदर कोई मसाला नहीं है। सरकार की नीयत बहुत साफ है, वह संपत्तियों का संरक्षण। यही वजह है ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव और शिया धर्मगुरु यासूब अब्बास इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। इसके ऊपर सर्वे होना चाहिए, इसमें सरकार की पूरी मदद करेंगे और सर्वे होके
जो औकाफ की ज़मीनें हैं, जिन लोगों ने वफ़ किया है, जो उनका मंशा है वाकिफ़ हज़रात का, उसके हिसाब से काम होना चाहिए। वहीं इस्लामी सेंटर के प्रवक्ता सुल्तान निजामी उम्मीद जता रहे हैं, सर्वे होने पर वक्फ की संपत्ति पर किराया मिलना शुरू हो गया तो गरीब मुस्लिमों का भला होगा। सरकार अगर इस तरफ तवज्जो करे और वक्त की संपत्तियों पर जो सरकारी इमारतें हैं, सरकारी दफ्तर हैं, कम से कम मार्केट रेट का जो भी सर्कल रेट और मार्केट रेट में जो भी उसका किराया आता है, अगर वो वक्फ बोर्ड को जमा कर दिया जाए तो यकीनी तौर पर इससे मुसलमानों का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। सर्वे से गैर कानूनी रूप से छीनी गई जमीन मिलने की उम्मीद जगी है। दरअसल वक्फ संपत्तियों को लेकर साल 2013 में ही सर्वे हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। जहाँ तक मेरी जानकारी है उसी पर वो सर्वे है। तो साहब कुल मिला के सर्वे इसलिए हो रहा है ताकि ये मालूम चल सके कि वक्फ की जो संपत्ति कहाँ कहाँ कितनी कितनी है, किस किसने दबा ली, क्या किया। वो सारी संपत्ति जो जिसने भी दबाई है उससे वापस लेकर वक्फ बोर्ड को दिया जाना चाहिए। दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए, आप लोग बताओ। पादिकुल जी के साथ देर आर फ्रॉड्स यूज कार सेलर हु सेल इन द नेम ऑफ इंडियन आर्मी इंडिया ग्लोबल फाउंड सच सेलर मोबाइल, व्हाट शुड आई डू? FIR कराओ सर, है ना। पूछने की बात थोड़ी। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन डिसमिसल नकवी रिमूवल इन वक्फ डील? अंदर क्या रिलेशन है सर, उस पर मैंने दिमाग नहीं लगाया, मैंने पता नहीं किया, तो इस बारे में बता नहीं सकता मोहन जी, है ना। फिलहाल अभी जो चल रही है उस कहानी को देखें, उसमें बड़ा आनंद आएगा। तो वक्फ पे संपत्ति किसी ने कब्जा कर रखा है, वो हटाया जाना कि चाहिए कि नहीं हटाया जाना चाहिए? मान लो किसी हिंदू ने अपनी दुकान बना ली है, मान लो किसी मुसलमान ने बना ली है, वो हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? बिल्कुल हटना चाहिए। वक्फ की संपत्ति वक्फ को दी जानी चाहिए, पूरी एक एक इंच दी जानी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? आप अपने विचार बदल लो। जिन लोगों ने नो लिखा है, आपको अभी समझ में नहीं आ रहा, अभी आएगा भी नहीं, ठीक है। आप शांति से बैठो, बस शांति से देखते जाओ, ठीक है। अभी जो चाल चल रही है पहले उसको देख लो। हो सकता है चाल ना चले, हो सकता है घोड़ा वापस लेना पड़े, फिर कुछ और चलना पड़े, ऊंट चलना पड़े, हाथी चलना पड़े। अभी जो चल रहा है उसमें तो सब सही चल रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ठीक, चलो भाई। तो वक्फ की संपत्ति का सर्वे होना चाहिए, वक्फ की संपत्ति सब वक्फ को वापस मिलनी चाहिए। और वक्फ लोग कहते ख़त्म कर देना चाहिए। ख़त्म क्यों करना चाहिए? वक्फ बना रहना चाहिए, वक्फ बिल्कुल ख़त्म नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इतना काफ़ी है आज के लिए। कल तमाम सारी बातें कही थी, और कल हमने ये भी कहा था कि जो लोग बैठे हैं ज़िम्मेदार, जिनको सीट दी जाती है, वो लोग बेईमानी करते हैं, वो लोग पहुंचने के बाद सीट पर बैठने के बाद काम नहीं करते हैं, गलत तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो एक बात फिर से कहूँगा, और मैं एक निवेदन करूँगा, हमारे जितने भी RSS के साथी इस लाइव को देखते हैं, कल के लाइव को देखा होगा, तो सर उस कल के लाइव को ले लीजिएगा और अपने जितने भी आपकी जो पदाधिकारी जिनको आप लोगों ने पोस्टिंग दी है उनको ज़रूर दिखाइएगा, उनको बताइएगा कि आम जन के मन में कितनी पीड़ा है आप लोगों के ऐसी इस प्रकार की घटनाएं करने से। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलूँगा, जिन लोगों की हैसियत नहीं थी उन ऑफिसेस की देहरी चढ़ने की, जहां आज आपने उनको सर्वे सर्वा बनाकर सबसे बड़ी सीट पर बैठा दिया, और आज बैठने के बाद वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को दो ही ऑप्शन है उनके पास, या तो वो रिज़ाइन करें और या फिर तरीके से काम करें। और एक बात और पूरी जिम्मेदारी के साथ फिर से कह दूं कि ये जो आप लोग जो दौड़ जाते हो कि आपको किसी को इम्प्रेस करना, चीफ सेक्रेटरी को, मुख्यमंत्री को, फलाने को, ठिकाने को, आपको किसी को इम्प्रेस नहीं करना, आपको जिसने बैठाया आपको उसका काम करना है। आपके मन में ये विचार एकदम क्लियर होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए कि आपको किस लिए लाया गया है। आपको जो व्यक्ति लाया है या जो भी संस्थान आपको लेकर आई है, उसके मन में कुछ अपेक्षाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए आपको बैठाया गया। तो आप शुद्ध हिंदी में अगर कहा जाए तो आपको बतौर रबर स्टैंप बैठाया गया। आपको सिर्फ वहाँ उस फाइल पर साइन करना है जिस फाइल पर वो चाहते हैं। और कोई बुराई नहीं होती है अगर आप कहीं बैठे हैं, आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है, आपको तमाम काम करने के तरीके भी सिखाए जाते हैं।
तो कोई बुराई नहीं है यदि आप जानकारी लें या फिर फैसलों में उनको शामिल करें या उनसे पूछ लें कि क्या करना है भाई साहब इसमें। मेरी समझ में लगभग सभी फैसलों में पूछ लेना चाहिए, क्योंकि आपको जब बैठाया गया, कहीं भेजा गया है, तो आपको दूत बनाकर भेजा गया है, और दूत वही अच्छा होता है जो प्रभु श्री राम की बात को एज इट इज़ वहाँ उतार दे। वो दूत अच्छा नहीं होता जो अपने मन से कुछ करता है। ठीक है, मन से करेंगे तो लड़ाई हार जाएंगे। इसलिए बहुत आवश्यक है कि जितने भी आप ये समझिए कि जब आप कहीं जाते तो आप सैनिक की तरह से आप बिल्कुल पूरी निष्ठा के साथ खड़े रहिए, और हम अपने कमांडर की बात मानेंगे, किसी दूसरे की बात नहीं मानेंगे। ये मन में एकदम स्पष्टता होनी चाहिए, हम अपने कमांडर की बात मानेंगे। आप चले जाइए, आप किसी फौजी से बोलिए, वो साहब एसपी साहब आए, बोले आया होगा, बोले वो तुमको बोल रहे हैं, तुमको बुला रहे हैं, बोले बुलाते रहने दो, मेरे कमांडर बोलना, मैं तो नहीं जाऊंगा। उसका वारंट भी होगा, बोले बना रहे वारंट, बोले वारंट को गोल कर लो, काम आएगा। मेरा कमांडर बोलेगा, मेरा सीओ साहब बोलेगा तो मैं जाऊंगा। ये चीज़ आपको सीखनी चाहिए। ठीक है, ये तमाम सारे उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो लोग पोस्टिंग पाए हुए लोग हैं, चाहे वो बीजेपी से पोस्टिंग पाए हुए, चाहे आरएसएस से पोस्टिंग पाए हुए, खुल के ओपनली बोल रहा हूँ। ठीक है ना, और हज़ारों लोग ऐसी पोस्टिंग पाए हुए हैं। तो उन सभी लोगों से निवेदन है, कृपया करके आप लोग ऐसा ना करें कि विचारधारा से हटकर आप लोग जो काम करते हैं, तो बड़ा दुख होता है देखकर, बड़ी पीड़ा होती है देखकर। और मेरा निवेदन फिर से एक बार कहूँगा कि उस पीड़ा को ज़रूर आप सबको दिखाइए, सब तक पहुँचाइए, अपने जो आपके सदस्य हैं, जो लोग तमाम सारे लोगों को आपने तमाम जगहों पर बैठाया, उनको बताइए कि लोग बहुत अरमानों के साथ, बहुत अपेक्षाओं के साथ आप लोगों की तरफ देख रहे हैं, और आप लोगों ने जिनको प्यादे की तरह से आगे बढ़ाया वो प्यादे ही हैं। हमको यही मानना चाहिए जब हमको कहीं आगे बढ़ाया जाए कि हम प्यादे हैं और हमको वही करना है जो हमसे कहा गया। जो लोग इस पद्धति पर नहीं चल पाते, फिर उनको आगे आना नहीं चाहिए। उनको कुछ और मंशा से बहुत सारे लोग आते हैं। मैंने देखा कईयों बार लोग जाते हैं, मुझे आरएसएस ज्वाइन करना, संघ ज्वाइन करना, गए साहब 2 महीने बाद ही बोलते साहब वो मेरे को बीजेपी में फलाना पद दिला दो। तो आरएसएस को लॉन्च पैड बना लिया लोगों ने बीजेपी का। कुछ लोग कुछ पाने के लिए जाते हैं, मिल भी जाता है, वैसे तो बड़े कोशिश करते हैं कि नहीं मिले। और सरसंघचालक जो हैं, चीफ जो हैं आरएसएस के, उन्होंने तो कहा भी है कईयों बार अलग अलग प्लेटफॉर्म से इस बात को कहा कि किसी जो कोई आए कि कोई पूछता कि आरएसएस में आके क्या मिलेगा, तो हम कहते कुछ नहीं मिलेगा, इधर कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि जो तुम्हारे पास है वो भी हम ले लेंगे। तो अगर अपना सब कुछ फूंक कर काम करना तो फिर यहाँ हो। ये राष्ट्रवाद होता है, जो अपना सब कुछ देकर, अपना सब कुछ न्यौछावर करके आप राष्ट्र के लिए काम करते हो, वो राष्ट्रवाद होता है। यदि आपके मन में इसके अलावा कुछ और है तो कृपया कर ऐसे संस्थानों से ना जुड़ें, इनको गंदा ना करें, है ना? क्लियर है? करण के दास जी बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र दुबे जी धन्यवाद भैया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और अब आगे की बात, ये बात क्लियर हो गई, यहाँ तक क्लियर हो गई। अब जरा लंदन चले, वहाँ की यूके की बात कर लें। कहाँ? लेस्टर की बात हुई थी। लेस्टर के बाद फिर एक और जगह हो गया, दुर्गा मंदिर बर्मिंघम में। प्रेमगिरी जी धन्यवाद। इंग्लैंड में दुर्गा मंदिर के बाहर भीड़ ने किया विरोध प्रदर्शन, लगाए अल्लाह अकबर के नारे। देखे वीडियो, ओफो ये कैसे हो गया? पर वो तो कल घुटने टेक दिए थे उन्होंने तो बोल दिया था कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई ऐसा कुछ नहीं है, फलाना नहीं है, ठिकाना नहीं है। किसने टेके थे वो? वीडियो आ गया सर, पहले वीडियो देखें फिर अपन देखेंगे माजरा क्या है। Family of Leicester stand in front of you not only as Hindus and Muslims but as brothers and sisters. Our two faiths have lived harmoniously in this wonderful city for over half a century. We arrived in this city together. We faced the same challenges together. We fought off racist haters together and collectively made this city a beacon of diversity and community cohesion. That is why today we are saddened and heartbroken to see the eruption of tension and violence
physical attacks on innocent individuals, and unwarranted damage to property are not part of a decent society, and indeed not part of our faiths. What we have seen is not what we are about. We together call upon the immediate cessation of provocation and violence, both in thought and behavior. We together call upon the inciters of hatred to leave our city alone. We are a strong family. We will work together to resolve whatever concern may arise. We do not need to call upon the assistance from outside of our city. Leicester has no place for foreign extremist ideology that causes division. Our message to anyone that sows disharmony between us is clear. We will not let you succeed. We ask all to respect the sanctity of religious places, both mosques and mandirs alike, whether provocation with loud music, flag-bearing or derogatory chants, or physical attacks against the fabric of worship. This is not acceptable nor upheld by our faiths. But as with all families, we will be having honest and uncomfortable conversations in addressing the issues. But we are confident that our faith in God, and indeed faith in each other, we will come out of this even stronger. We. वाह साहब, कहते हैं लेस्टर के बाहर के लोगों की हमें ज़रूरत नहीं, फॉरेन एलिमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। हमारा मामला है, हम लोग बहुत प्यार से रहते आए हैं, आगे भी प्यार से रहेंगे। ये बाहर के लोग आके यहाँ पे रेडिकलाइजेशन फैला रहे हैं, नितिन शुक्ला मतलब जो बीच में कूद रहा, बोले तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। ओके, पीछे हो जाते हैं। कौन है ये? देखें जरा, इतना बड़ा ज्ञान जिनने पेला है। इस्कॉन, लेस्टर, अच्छा इस्कॉन वाले आधिकारिक हैंडल है साहब इनका, ये आधिकारिक हैंडल से ट्वीट हो रहा है इनके, यानी इस्कॉन वाले हैं। अच्छा, ये वही है ना इस्कॉन वाले जो बांग्लादेश में खाना खिला रहे थे, उसके बाद कट गए थे, हाँ, लोगों को मरवा दिया था, उसके बाद बोले फलाने प्रभु नहीं रहे, ढिकाने प्रभु नहीं रहे। ये वही है क्या? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ज़रा कंफर्म करना, बांग्लादेश वाले भाई साहब जो आते हैं यहाँ पर, जल्दी कंफर्म करो, हाथ में रखा करो मोबाइल खटाखट तुरंत। वहाँ पर भी ये जो भाईचारा भाईचारा भाई गया चारा चारा बचा, ओ माय गॉड, भाईचारा कश्मीर में भी था, भाईचारा इनको लगा अभी। कोई नहीं, हम लेस्टर वालों के, हमको कौन से, हमको कोई कीड़ा थोड़ी काट रहा है, हम लेस्टर वालों के लिए आवाज़ उठाएंगे। हमारी वजह से कल कुएं में डूबते हो, आज डूब। लेस्टर वालों, तुमने इसको नेता कब चुना? ये कौन है रे? ये इतने सारे मुल्लों के बीच में खड़ा होके एक आदमी वहाँ ये अपनी कहानी पढ़ रहा है, कौन है? इसको किसने चुना? किसने चुन के भेजा इसको? ये हिंदुओं का नेता है। इसको किसने भेजा हिंदुओं का नेता बनाकर? ये हमारा नेता नहीं है हिंदुओं का, हम इसको अपना नेता नहीं मानते, ठीक है? ये अपने मंदिर की बात कर सकता है, जो भी इसका इस्कॉन का मंदिर है, ठीक है ना, वहाँ की बात करो कि हमारा इस्कॉन मंदिर जो है वो ऐसा कर रहा है। अगर ऐसा करता है तो उस मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है अपने को। क्लियर है? ठीक है, कमाल है, गजब के लोग हैं साहब। इन्होंने ठेकेदारी ले ली हिंदुओं की, हमें पता ही नहीं चला हमने कब दे दी। ये ठेकेदारी लेके चले गए, माइक पे ले जाके बोल रहे हैं। चलिए कोई नहीं, तो कहते हैं साहब भाईचारा, भाईचारा इधर पे बहुत भाईचारा है। चलो भाई भाईचारा देखें। आइए अब देखते हैं इस भाईचारे का नतीजा। कल का इनका ये भाईचारा था, ये डरपोक खुद तो अपनी जान बचा गया, लेकिन दूसरों की जान खतरे में डाल दी। एक मिनट, ओ हो,
दारजी भी है साथ में, कमाल हो गया जी। अरे कमाल है दारजी, कमाल है ना जी। कोई बात ना, कोई बात नहीं ना, हम तो देख रहे हैं किस किस की पोल खुल रही है ना। मुझे तो पहले से पता, मेरे को तो जनता को दिखाना है, मेरे पास तो सारी इन्फॉर्मेशन है। दुर्गा भवन यहाँ पहुँच गए साहब, नाराए तकबीर। कमाल है साहब। तो कल तो वो कह रहे थे लेस्टर वालों को ज़रूरत नहीं, ये बर्मिंघम की बात है ना। तो बर्मिंघम में ये हो गया साहब, लेस्टर की बात थी। लेस्टर में उन्होंने अपना जो एक्शन दिया, उसका रिएक्शन जो है बर्मिंघम में देखने को मिला। ये सारे लोग पहुँच गए, नारे वारे लगे, ठीक है नारे लग गए, कौन सा बड़ा भारी कुछ कर दिया ना साहब ना, ऐसे कैसे। और भी देखिए, भाईचारा भाईचारा, भाईचारा भाईचारा। बुलाओ इस निकम्मे को, इस्कॉन वाले को। हाँ, पैसे देगा वो इसके। अब क्या करें, भाईचारा किधर गया, भाईचारा। आरती वाधवा जी कहते हैं क्लियर नॉट इस्कॉन, वाई जंप, आई क्लियरली नॉट इस्कॉन। ऐसा कौन बोला? हम आपको बोले इस्कॉन है तो इस्कॉन है, ये वीडियो आपको दिखाया, ये इस्कॉन लेस्टर, ठीक है। आइए इसको भी ओपन करके देख लेते हैं। ये लीजिए, द लेस्टर ब्रांच ऑफ इस्कॉन, द होम ऑफ श्री श्री राधा माधव एंड द फाउंडर आचार्य AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपद, ठीक है, इनका किया हुआ ट्वीट है। सो नाउ दे नीड टू रिस्पॉन्ड, नाउ इस्कॉन नीड टू रिस्पॉन्ड, एटलीस्ट इस्कॉन लेस्टर नीड टू रिस्पॉन्ड कि किसके कहने से उन्होंने हिंदुओं की ठेकेदारी करके वहाँ ये वाली बात कही, जिसके बाद अगले ही दिन दुर्गा मंदिर पर हमला हो गया, अगले ही दिन लोगों पर हमले हो गए, लोगों की गाड़ियाँ तोड़ दी गई। ऐसा कैसे हुआ? किसके कहने से उन्होंने अपने आप को हिंदुओं का रहनुमा बता दिया? और आइए हमले की तस्वीरें भी देख लें। साहब रेलिंग पे चढ़ गए थे तो पुलिस आ गई, नहीं तो कांड हो जाता, पूरा पूरा तोड़ दो। उसके बावजूद मूर्तियां तोड़ दी गई। विंडो पेन्स तोड़े गए, मूर्तियां तोड़ी गई, तोड़फोड़ की गई मंदिर में। कोई बोलने को तैयार नहीं, सब चुप हैं। मजे की बात ये, जब वहां रिपोर्टर्स पहुंच रहे हैं, भारतीय रिपोर्टर्स पहुंच रहे हैं, पूछ रहे हैं भैया क्या हुआ, कुछ नहीं, टाइट लिप्ड, कुछ भी नहीं बोलेंगे। डर लग रहा है, बोले कल मारेंगे तुम, आज तो ले जाओगे हमसे, इतना डर है। कमाल है। रमन जी के इस्कॉन इज फ्रॉड, देयर प्रीचर इक्विटिंग एब्राहमिक इन सनातन इज इक्वल, मोग लीला प्रभु पुटिंग लॉर्ड कृष्ण इन द सेम। बताओ रॉबिन जी, मैं ज़्यादा सुनता नहीं, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है ना। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उचित नहीं है। खैर, तो साहब वो तो कह रहे थे कि भाईचारा है, तो भाईचारे का ये कैसे हो गया? ये तो लड़ने पहुंच गए, मंदिर में इन्होंने तोड़फोड़ मचा दी। वो तो कह रहे थे भाईचारा है। भाईचारा, भाईचारा कहाँ गया भाई? इस भाईचारे को बुलाओ। कमाल है साहब, हद है। खैर, तो इस पूरे मैटर में जो है कल्प्रिट कौन है? कल्प्रिट वो हैं जो कह रहे थे कि भाई भाईचारा बनाओ, यहाँ कोई लड़ाई नहीं करनी, यहाँ कुछ ये नहीं करना। जो लोग डरे हुए हैं, जो लोग अपने फ़ायदे में, वो अपना फ़ायदा देख रहे हैं, जो डरे हुए हैं वो अपने डर से बच रहे हैं और उसके बाद अपना ईजी रास्ता ढूंढ रहे हैं और निकल जा रहे हैं। ऐसा ही हाल बर्मिंघम में भी हुआ, जब जो पुजारी जी हैं उनसे पूछा गया भैया आप यहाँ पूजा करते हो, मंदिर में हमला हुआ? बोले नहीं, कुछ नहीं हुआ।
रिपोर्ट करनी ना, बिल्कुल नहीं। इतना बुरा हाल है और हम इनसे उम्मीद कर रहे हैं कि ये लोग लड़ेंगे, कुछ करेंगे। खैर चलो आइए देखें। वो तो झंडे वंडे नहीं लगे रेलिंग पे, नहीं तो वो भी रेलिंग पे वो भी तोड़ देते, नहीं तो ये स्थिति है सर। तो वो तो कहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, कंट्रोल में, बाहर के लोग ना आए, ऐसा ना करें, वैसा ना करें। हमने कल भी बताया था सेकुलरिज्म का इस चोले को छोड़ दो, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया। खैर आपकी इच्छा है। चलिए आइए और देखें। पार्षदों को झूठा पानी और थूक कर खाना देता था मुस्लिम कर्मचारी, बर्खास्त। कौन थे साहब? तौफीक। समझ में नहीं आया भाई क्यों देते थे, लेकिन देते थे। थूक कर खाना देते थे और थूक कर पानी देते थे, झूठा पानी और थूक कर खाना। तौफीक जी, क्या मिला मालूम नहीं, मुकदमा जरूर दर्ज हो गया। भाईचारे में बेचारे बर्मिंघम के लोगों को पिटवा दिया। तो ये स्थिति है साहब, और हम लोग इनके लिए यहाँ आवाज़ उठा रहे हैं। क्या आवाज़ उठाएं? हम कहते हैं कि हम यहाँ से आवाज़ उठा रहे हैं आपके लिए, आप लोग एक होइए। वहाँ तो खेल ही दूसरा, और कहते ये तो मरवा देंगे, बाहर के लोग अलाउड नहीं है। हम बाहर के, हमें पता ही नहीं था। वो अपने आप को लंदन का मानते हैं। क्या बोले, विचित्र स्थिति है। खैर क्या किसी हिंदुओं को ख़त्म करने के लिए ही था? अब बिल्कुल हिंदुओं को ख़त्म करने के लिए था, ठीक है ना। आइए अब आगे चलेंगे और आगे बात करेंगे केजरीवाल जी की, जो केजरीवाल का सुपर एक्सपोज है। आपको पहले एक तस्वीर याद दिलाता हूँ। इस तस्वीर को याद कीजिए। अभिनंदन की वाइफ बनकर आई थी, तब हमने कहा था भैया कितने पति बदलती हैं, अपना पति छोड़ के अभिनंदन को बना लिया। बाद में फैक्ट चेक हुआ तो मालूम चला कि आम आदमी पार्टी की है। फैक्ट चेक हुआ तो मालूम चला कि आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हैं। चलो साहब देखें मैडम के जरा पोस्टें देखें। शिरीषा राव जी हैं, बैश ऑन रिगार्डलेस, आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार करते हुए, ठीक है। पीछे आम आदमी पार्टी का पोस्टर दिख रहा है, प्रचार करते हुए। कमाल है। और देखते हैं। होने जा रही है और ये छोटे बच्चे हैं जो आतिशी दीदी को देखने के लिए आए थे और उनको तो आतिशी जी के लिए चुनाव प्रचार कर रही थी। तो हम इनका क्यों दिखा रहे हैं, क्या लेना देना है? इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इन्होंने भी घोटाला कर डाला, अब बड़ा लेवल का घोटाला कर डाला। कौन सा घोटाला किया वो भी बताते हैं, लेकिन पहले ज़रा इनके कनेक्शंस देख लीजिए। आइए। अभिनंदन की पत्नी बनकर ऐसा वीडियो बना कर डाला गया था इनका, सन्नाटा के साथ है। अंदाजा लगाइए। अब आखिर हम इनकी बात कर क्यों रहे हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ जिस वजह से इनकी बात करनी पड़ रही है। आइए देखें, इसलिए बात कर रहे हैं। दिल्ली बजट 2021 देशभक्ति करिकुलम, फर्स्ट सैनिक स्कूल इन दिल्ली, रिवाइज्ड सिलेबस एंड मच मोर। पहला सैनिक स्कूल आ रहा है दिल्ली में। ये सैनिक स्कूल का घोटाला है साहब, सैनिक स्कूल का घपला है। कैसे हुआ ये घपला, कैसे हुआ ये घोटाला, बताते हैं अभी। Delhi will have its first Sainik school alongside Delhi Armed Forces Preparatory Academy, where
Besides regular studies, students will be acquainted with NDA coaching. मनीष सिसोदिया जी उप मुख्यमंत्री जानकारी दे रहे हैं कि पहला सैनिक स्कूल होगा। अब इसमें हुआ क्या, अभी तक आप जिनकी शिरीषा राव जी की फ़ोटो जो देख रहे थे आप इनके साथ में, उन्हीं शिरीषा राव जी को ये मिलना था, ये तमाम ठेके मिलने थे इसके, इसलिए वो इसमें दौड़ दौड़ के आगे काम भी कर रही थी। लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यूस, इंटरेक्शन विद ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर इज ऑलवेज एनरिचिंग, हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिल्ली एजुकेशन रेवोल्यूशन। तो दिल्ली के एजुकेशन मॉडल से जुड़ी रही, ठीक है। और इन्होंने धीरे से बोला कि सैनिक स्कूल जो हैं उनको सरकार लेकर आए, दिल्ली सरकार लाए, और जब दिल्ली सरकार लाएगी तब क्या होगा, तब हम ले लेंगे उन्हें चलाने के लिए। लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यूज, इंटरेक्शन विद ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक तो आपने देख लिया, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, देखते हैं और क्या है। गवर्नमेंट स्कूल टू प्रिपेयर किड्स फॉर आर्म्ड फोर्सेस, शिरीषा राव। वेरी गुड। इनके आर्टिकल भी निकलते हैं, हमें तो पता ही नहीं था। अखबार में बाकायदा इन्हीं के नाम से छप छप के निकल रहे हैं। The cat is out of the bag. They are saying we are against RSS BJP only. Clearly, another attempt by ISIS. They are absolutely मान जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए साहब, तो यहाँ तक की कहानी क्लियर होती है। अब देखते हैं आगे फिर क्या हुआ। फिर क्योंकि इसको संचालन का जो इसका है वो किसी एजेंसी को देना था, आउटसोर्स करना था, तो फिर क्या करें। नई कंपनी रजिस्टर कराई गई, साइकोरियन एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। डायरेक्टर कौन है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 15 नवंबर 2021। आपाधापी में ताबड़तोड़ तरीके से, ठीक है ना। वो कब के थे, जो क्या नाम है, अखबार के नोटिफिकेशन थे 9 मार्च 2021, ठीक है। और 15 नवंबर 2021 को नई कंपनी बन जाती है। इस नई कंपनी में डायरेक्टर कौन है, ज़रा देखिए। ये है डायरेक्टर शिरीषा राव, मैनेजिंग डायरेक्टर, 15 नवंबर, साइकोरियन एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की, ठीक। तो ये मैडम जो है इस कंपनी में आ गई और इस कंपनी में अपने डायरेक्टर बनकर इन्होंने जो है कंपनी खोल ली। सोचा कि ये स्कूल जो है सैनिक स्कूल, ये मुझे चलाने को मिल जाएगा। पर उससे पहले ही बखेड़ा खड़ा हो गया, उससे पहले ही गड़बड़ हो गई। और गड़बड़ कैसे हुई, जरा उसे भी दिखाइए, दिखाते हैं आपको। नजर आ रहे हैं कि दिल्ली का पहला आर्मी प्रिपरेटरी स्कूल नजोर के जड़ोदा गांव में उन्होंने खोला है। आज उसी स्कूल के सामने हम खड़े हैं और उस स्कूल की सच्चाई हम इन दस्तावेजों के माध्यम से बयां करेंगे। ये शिरीषा राव है। शिरीषा राव आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हैं और आम आदमी पार्टी के कोर ग्रुप के बेहद नज़दीकी हैं। ये आम आदमी पार्टी की स्टार कैंपेनर रह चुकी हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में। अरविंद केजरीवाल और मनोज सिसोदिया उनको जिम्मेवारी देते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को किस प्रकार से लूटा जाए। शिरीषा राव उसकी योजना बनाती है और योजना के अंतर्गत वो सभी स्कूल्स में जाती है दिल्ली को। और दिल्ली का जो झड़ौदा गांव का स्कूल है वो उनको इसके मुफीद लगा, क्योंकि यहाँ लगभग 14 एकड़ की ज़मीन थी स्कूल में और बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर था। वो इसकी जानकारी मनीष सिसोदिया को देती है 12 जून की विजिट के बाद, झड़ौदा स्कूल की विजिट के बाद। और मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल योजना बनाकर लिखते हैं कि दिल्ली में भी होगा अपना पहला सैनिक स्कूल प्लस एकेडमी। उसमें अपनी योजना के अनुरूप सुधार करते हुए शिरीषा राव लिखती हैं, दिल्ली टू हैव इट्स ओन आर्म फोर्सेज प्रिपरेटरी एकेडमी सून। अब असली खेल शुरू होता है। शिरीषा राव को जिम्मेवारी दी जाती है कि एक फर्जी एक नई कंपनी बनाई जाए जिसके माध्यम से ये लूट मचाई जा सके। 15 नवंबर 2021 को शिरीषा राव एक नई कंपनी बनाती हैं, साइकोरियन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसके वो डायरेक्टर होती हैं राज्य लक्ष्मी, सतीश गंगा और मनीषा जोशी। ये केवल 1.5 महीने पुरानी कंपनी है और इस कंपनी को इतने बड़े स्कूल की जिम्मेवारी दी जाती है
जबकि इस कंपनी का ना कोई एजुकेशन में एक्सपीरियंस था, ना इसका कोई एजुकेशन सेक्टर में काम था, ना इसने कभी आर्मी सेक्टर की ट्रेनिंग ली थी। फिर किस बिहाफ पे इस कंपनी को टेंडर दिया जाता है? ये सारा लूट मचाई गई है। अरविंद केजरीवाल जी, ये किस प्रकार की लूट है जनता के साथ आर्मी के नाम पर? मेरा एलजी साहब से निवेदन है, इस लूट की जांच की जाए और इस लूट में जो भी दोषी है उन पे कार्रवाई की जाए। तो साहब कंपनी बना ली, कंपनी बनाने के बाद ठेका भी मिल गया, बढ़िया है, सही काम है, सही जा रहा है। दिक्कत कहाँ है? फटाफट कंपनी बनाओ, ठेका दे दो और चोरी करो, वो भी ऐसे भयंकर खतरनाक स्कूल से। अब आइए ज़रा देखें जो आरोप लगे वो सही है कि नहीं। बिल्कुल सही आरोप है। आम आदमी पार्टी का लेटर हेड है, ठीक है, जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया है, रिसीविंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। आ जाइए नीचे, शिरीष राव 16वें नंबर पर हैं। क्या हैं? वी हेयर बाय सबमिटिंग द लिस्ट ऑफ स्टार कैंपेनर्स और ऑन बिहाफ ऑफ पार्टी ऑफ फॉर लोकसभा इलेक्शन हरियाणा। स्टार कैंपेनर हैं शिरीष राव। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये जानकारी दी इन्होंने, स्टार कैंपेनर। अब क्या करोगे? हम तो सोचते ऐसे वैसे ही कैंपेनर, पर ये तो स्टार कैंपेनर निकले। खैर, शिरीष राव ने पहले अपने ट्वीट्स को प्रोटेक्ट कर लिया, फिर अनफॉलो कर दिए 13 लोग, और फिर जो है ओपन कर दिया। छुपाने के लिए कि कैसे छुपाया जाए, चीज़ों को कैसे छुपाया जाए। चलिए, आइए अब और आगे चलते हैं। ठीक है, कहाँ तक हुए? हाँ, अब ज़रा और देखें। सर पार्टी तो बनती है, तमाम सारे लोगों के साथ में घुलना मिलना इनका, है ना। ट्वीट सारे के सारे जो है इन्होंने छुपा दिए थे, लेकिन बहरहाल सब मिल जाता था, छुपता कुछ नहीं। सभी ने, जिनको इन्होंने मेंशन किया था, वीरेंद्र धनोआ, उन्होंने भी ट्वीट अपने जो है छुपा लिए, ब्लॉक कर दिया लोगों को, छुपा लिए। ये सब कुछ चलता रहा कि पकड़े ना जाए। नागेश राव को भी इन्होंने किया था, नागेश पेल्ला, याद हो आपको, इन्होंने भी लॉक कर लिया प्रोफाइल। तो ऐसे तमाम सारे लोग जो इसमें जुड़े हुए थे, वो तमाम सारे लोग जो इस घपले में शामिल थे, वो धीरे से उन्होंने अपने आप को छुपा लिया, अंडरग्राउंड हो गए। खैर, बड़ी बात यह, अगर इसमें कोई भी घोटाला नहीं तो छुप क्यों रहे हो? खुलकर बाहर आओ। दूसरी बात, इसके लिए, इसकी जांच के लिए कितनी बार लिखना पड़ेगा? भाई आपको तो इसमें खुद से जो है आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए कि भाई हम ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार। पर कट्टर ईमानदार लोग जगह जगह बेईमानी करते नज़र आ रहे हैं, जगह जगह बेईमानी करते दिख रहे हैं। क्या बोले, बड़ी बुरी स्थिति है। चलिए अब देखें इनकी दिल्ली में स्थिति कैसी है। बच्चे सरकार का विरोध कर रहे हैं, बच्चे शिक्षा मंत्री का विरोध कर रहे हैं। आप देखें, ये बच्चों का रोड देखें। आपको बच्चों का कहना है हमारा स्कूल वापस करो, बच्चे कह रहे हैं हम हमारा हाथ वापस करो। दिल्ली सरकार शिक्षा को लेकर बड़े बड़े वादे करती है, न्यूयॉर्क टाइम्स का हवाला देती है, लेकिन इस समय मैं मौजूद हूँ सीएम आवास के 300 मीटर की दूरी पे। मैं इस समय यहाँ पे खड़ा हूँ, सिविल लाइन का एक स्कूल देखिए आप यहाँ पे, और यहाँ के सारे बच्चों को देखिए। इन लोगों की समस्या ये है, पेरेंट्स की समस्या ये है कि ये स्कूल, जो कि यहाँ पे 2 स्कूलों को मर्ज कर दिया गया है, और 2 स्कूलों को मर्ज करने के चक्कर में यहाँ के जो बच्चे हैं वो 4400 बच्चे हो गए हैं। एक स्कूल में 80 से 100 बच्चे जो है वो पढ़ाई करने को मजबूर हो रहे हैं। प्रॉब्लम तो हो ही गई, वो कह रहे हैं ड्रेस चेंज करने के लिए कह रहे हैं। 12th क्लास में कौन ड्रेस चेंज करेगा? जब क्या नाम है आपका? आशीष शर्मा। आप कौन से वाले स्कूल से, पहले वाले दूसरे वाले? पहले वाले स्कूल से, जो यानी जो शिफ्ट होकर यहाँ पे आया है। पहले ये स्कूल कहाँ पे था? ये था उधर, क्या कहते हैं, श्यामनाथ। ये जो श्यामनाथ मार्ग पे जो ये स्कूल था, मैं आपको बता दूं, श्यामनाथ मार्ग में जो स्कूल था,
दिल्ली सरकार ने उसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए चिन्हित किया, वहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, लेकिन इससे ना पेरेंट्स से पूछा गया, ना किसी से पूछा गया, कोई ना मीटिंग हुई। तो साहब बच्चे जो है तमाम सारे स्कूलों का ये हाल है। केजरीवाल हाय के नारे लगा रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, माँ बाप भी परेशान हो रहे हैं, लेकिन अगर कोई परेशान नहीं हो रहा तो वो सबसे ईमानदार, कट्टर ईमानदार आदमी परेशान नहीं हो रहा। खैर चलिए और आगे देखते हैं और क्या है, और क्या स्थिति है दिल्ली की स्थिति। डीटीसी की बसें सर धू करके जल गई, ये हालत है, क्योंकि रख रखाव नहीं है, पैसा नहीं रख रखाव के लिए। तो ये तो होना ही था, कब तक बचते, एक ना एक दिन तो होना ही था, तो हो गया। रख रखाव के लिए जब पैसा नहीं है, जब रख रखाव का पैसा इधर उधर एडवर्टीजमेंट में खर्च हो जाएगा तो फिर यही होगा, ऐसा ही होता है। तो कोई अनोखी बात नहीं है ये। बड़े शर्म की बात है कि मतलब कैसे लोगों के हाथ में दिल्ली चलेगी। खैर जिनके चली गई वो जो कह रहे थे पंजाब में सबको नौकरी देंगे, जरा देख लें ये दिल्ली के उन टीचर्स का हाल है जिन्होंने वहाँ का टेट दिया हुआ है। वोट देकर चुना था, ये कहा गया था इनसे कि तो भाई तुमको नौकरी मिलेगी, नौकरी मिल रही है फिलहाल, गजब की नौकरी है। और देखें क्या हाल है इनका, पंजाब का हाल और देख लें सर। अभी कहाँ शुरू, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ ढंग से। यहाँ तो भैया धुनाई लगवा दी, वहाँ तो इतना सारी बातें हो रही गुजरात में, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे फलान कर देंगे, यहाँ तो धुनाई लगवा दी लोगों की, पटापट धुनाई लगवा दी। मैं योधा सिंह जी, महिंद्रा कॉलेज पटियाला च 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗੰਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੰਗਣ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਡੰਡੇ ਇੱਧਰ ਲੱਤ ਤੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਬੰਦਾ ਹਾਈਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ क्लास है जी, सारे प्रोफेसर टीचर्स हैं साहब, प्रोफेसर्स जिनको बैंथ पढ़ा रहे हैं, दैत दनादन। ये वो टीचर्स हैं जिनसे कभी बात कर रहे थे वो खड़े होके, मैं तो आपका भाई हूँ ना, नीचे आ जाओ। कर रहे थे ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਟ ਚੌਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਵਾਬ ਦਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੇਟ ਕਰਾਈ ਆ ਕਿ 4-5 ਘੰਟੇ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮੰਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਗਏ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੈਰੀਗੇਡ ਲਗਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਬੈਰੀਗੇਡ ਲਗਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ, ਬੈਰੀਗੇਡ ਤੋੜਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤੀ। ਅਸੀਂ 6-7 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਗਏ ਆ ਵੀ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਓ, ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ।
ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਗਰਦਨ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗਰਦਨ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 10 ਕੇ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਵੀ ਉਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕੁਝ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਸੀਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦੋ, ਫਿਰ ਵਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਜੋਧਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾ ਲਾਈਆਂ, ਸੀਰੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਿਆਰੇ ਜੋਧਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਵਰਾਈਆਂ। अरे साहब, बड़े परेशान लोग, वो लोग हैं जिनसे बड़ा वादा किया गया था कि भैया तुमको जो है नौकरी देंगे, पक्की देंगे, ऐसी देंगे, वैसी देंगे, दुनिया भर की बातें हुई थी, लेकिन जो है नतीजा सिफर है। किसी को नौकरी नहीं मिल रही, कुछ नहीं, नील बटे सन्नाटा। ये है आम आदमी पार्टी, केजरीवाल मॉडल। और देखिए साहब, केजरीवाल मॉडल, नशे ने किया पंजाब का नाश, लाल सूट वाली महिला के बाद तरन तारन में स्कूल के पास बेहोश मिली लड़की। ये वीडियो भी वायरल है। मोटरसाइकिल से लोग आए, इसको उतारा, दीवार से यहाँ टिकाया और चले गए। नशे में धुत, बेहोश मिली, भाग गए लोग इसको छोड़ के। ये स्थिति है पंजाब में। स्थिति बहुत बुरी स्थिति है साहब, बहुत बुरी। नशे के मामले तो इतने हैं कि पूछिए मत, और बढ़ते ही रहेंगे, मुझे नहीं लगता कम होने वाले हैं। आइए और देखें। हमारी समस्या यह है कि संगम बिहार में जो हमारी रोड बनी है, तो यहाँ के जो विधायक जी हमारे दिनेश मुनिया जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने 9 करोड़ का फंड लागू हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो रोड है ढंग से बनी नहीं है। ना तो इसमें मटेरियल कोई ढंग का है, जो कि 2-4 महीने में रोड टूटने के कगार पे आ गई है। तो इसके खिलाफ हम लोगों ने कंप्लेंट डाला है और आज हमने प्रदर्शन जारी किया है। दिनेश मोनिया ने रोड बनाया है, वो जो रोड है 5 साल तक चलने वाला था, वो 5-6 महीने में टूट के बिखर गया। जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, इससे बाधा अवरोध होती है और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये मैंने अपना आज प्रदर्शन करने की, जैसे उनको पता लगा उन्होंने आनंद फानन में कि प्रदर्शन हमारे खिलाफ होने वाला है, और कंप्लेंट भी उन लोगों को मिल गई है। उनको जैसे पता लगा उन्होंने रोज भर दिए हैं, लेकिन रोज तो वो चलने वाले हैं नहीं। आम आदमी पार्टी से विधायक है, भ्रष्ट विधायक दिनेश मोनिया, 9 करोड़ 23 लाख रुपए से। बाप रे, 9 करोड़ 23 लाख रुपए खा गए साहब। सड़क टूटी फूटी, सब वैसे का वैसा ही। कहते हैं वर्ल्ड क्लास सड़कें, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। पता नहीं कौन सा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमें आज तक समझ में नहीं आया। हमको भी समझना दादा। आइए इनसे भी मिलिए भाई साहब से। प्रोफेसर साहब स्कूल में आए हैं पढ़ाने, कॉलेज में, नशे में धुत है। वाह क्या बात है, उल्टा पंजाब। नहीं मार देंगे ये हाल है तो क्या बच्चों का क्या भविष्य होगा, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। जब कॉलेज के अंदर, स्कूल्स के अंदर ये स्थिति है। GNDU कॉलेज है, उसके प्रोफेसर साहब हैं, इनका वीडियो वायरल है, पी पिया के नाच रहे हैं, फुल मस्ती है साहब। यह आम आदमी पार्टी की सच्चाई है। एक और सबसे बड़ी सच्चाई आम आदमी पार्टी की, अब देखिए आप, ये रहा आपके सामने।
कोई माफी यही नहीं है। मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने तुमसे क्या कहा था? मेरी बात को याद कर लो, मैं बोलूंगा नहीं। तुमसे मैंने क्या कहा था ना? अब पुलिस आ रही है। बाप नहीं है, ये बाप नहीं है, तू मेरा बाप ही कोई फूल वाला बाहर खड़ा कर रहा है मुझे, चप्पल मारता है। क्या हुआ? इतना हंगामा किस बात का है? क्या बात हो गई ऐसी? देखें जरा, आइए। कौन से नेताजी? यही वाला वीडियो था ना? हाँ, देखें। प्रेमिका के साथ रंगरलियां मना रहा था आप नेता, मौके पर पहुंची पत्नी ने जमकर की धुनाई। आम आदमी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हैं, आगरा से, रंगरलियां मना रहे थे साहब। यह आम आदमी पार्टी की सच्चाई है। पत्नी पहुंच गई, दे दनादन जूतों से पीटा साहब, दनादन पीटा, सड़क पे दौड़ा दौड़ा कर पीटा। कमाल है, सही है। और क्या करेगी वो? इतना तो बनता है, ऐसे कर्म करने ही नहीं चाहिए। जब सीएम खुद ऐसा है तो ये नॉर्मल है। हरीश चंद्र जी कहते हैं बट सर दे आर ड्रिवन बाय सेल्फिशनेस, डोंट सी बिग पिक्चर, ओनली शॉर्ट टर्म गेन्स एंड क्राई फॉर एवर। हेयर यूके ऑल सेम एंड ब्लेम गवर्नमेंट और एलियंस। सब जगह ही हाल है रोबिन जी, सब जगह है ना। करेंगे खुद गलत और दुनिया को दोष देते हैं। खैर आइए और ज़रा अब इनका गपोड़ापन सुनाएं आपको, कितने गपोड़ी हैं वो भी सुनिए। पिछले कई दिनों से गुजरात के सरकारी कर्मचारी बड़ा व्यग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी सरकारी कर्मचारी बहुत दुखी हैं, बहुत गुस्से में हैं। और पहली बार देखा गया जिस तरह से सेक्रेटेरिएट का घेराव किया गया, जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या के अंदर सरकारी कर्मचारी सड़कों के ऊपर हैं। उनकी मेन डिमांड है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। मैं उन सब साथियों को आश्वासन देता हूं, गारंटी देता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो गुजरात के अंदर हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। कल ही पंजाब के सीएम ने ऐलान किया है कि उन्होंने पंजाब के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की तैयारी करने के लिए ऑर्डर दे दिए हैं। तो जैसे पंजाब में अब लागू करने जा रहे हैं, वैसे ही हम लोग गुजरात में भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। आइए क्या किया कल ही उन्होंने, एक बार फिर से सुनिए। पंजाब के सीएम ने ऐलान किया है कि उन्होंने पंजाब के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की तैयारी करने के लिए ऑर्डर दे दिए हैं। आइए अब देखें क्या लिख रहे हैं। गुजरात के सरकारी कर्मचारियों के कई दिनों से व्यग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांगी कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करें। भगवंत मान ने पंजाब में ओपीएस लागू करने की तैयारी के ऑर्डर दे दिए। हम गुजरात में भी सरकार बनाने के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई ऑर्डर नहीं मिले हैं किसी प्रकार के। हाँ, एक ऑर्डर ज़रूर दिया गया और वो भी ये घोषणा तक नहीं की गई है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करें। फीजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है ना। फीजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कीजिए कि ये संभव है क्या ओपीएस लागू की जा सकती है। इस संबंधित जो है उनको एक आदेश, अभी तक आदेश भी कहना गलत होगा, उन्होंने ऐसा जनसभा में कहा कि मैं ऐसा कहूँगा, अभी वो आदेश भी दिया नहीं है। ठीक है, खैर तो क्या इनके चक्कर में पड़ेगी गुजरात की जनता, देख लेते हैं जरा। हेलो, हाँ मिल रहा है, आ गए हैं।
केजरीवाल जी पहुँचे, बड़े खुशी खुशी, लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगा दिए, भागे सर पे पांव रख के, प्रेस कॉन्फ्रेंस से उधर उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइए। आइए और देखिए एक और एंगल से। चलो साहब, तो ये स्थिति है। तो गुजरात के लोग तो इनके चक्कर में आने से लगते नहीं हैं कि इनके चक्कर में आएंगे। खैर, केजरीवाल जी ऑटो में बैठ के जाते हैं, मालूम है आपको, ऑटो वाले का खाना खाने, ऑटो में बैठ के। और गुजरात तक आते कैसे हैं? इस चार्टर्ड प्लेन से, VTSS के। ऑटो में बैठने का नाटक देखिए, गजब का। उस चार्टर्ड प्लेन का नाटक देखिए, कमाल है साहब, गजब, हद है बिल्कुल। दैट टाइम आई वाज एट द एयरपोर्ट। तो फिर भेजना चाहिए था ना सर वीडियो आपको बनाकर। तो ये स्थिति है साहब। आइए, तो ये तो हुई केजरीवाल जी की बात। लोग आवाज़ लगा रहे थे मोदी मोदी मोदी, तो मोदी ने ऐसा क्या कर दिया, वो भी देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। कोई सज्जन कुछ बता रहे हैं, देखें। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું નામ દેશની સાથે વિદેશમાં પણ એટલું જ પ્રભાવશાળી છે કે જ્યારે વડોદરાથી પેરિસ ગયેલા એક ડોક્ટરને હાર્ટ એટેક આવ્યો તો તેમણે ડોક્ટર્સની સમક્ષ મોદીના ગુજરાતથી આવું છું એમ કહેતા જ VVIP ટ્રીટમેન્ટ મળી અને તેમનો જીવ બચી ગયો। સાથે જ 60 લાખ રૂપિયાનું બિલ થવા છતાં એક પણ રૂપિયો લીધા વિના તેમની સારવાર કરી। 3-4 દિવસ માટે પેરિસ આયા। समझनो पड़ू कुछ नहीं पड़ा होगा साहब। डॉक्टर साहब हैं, पेरिस गए थे घूमने, हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक आया तो उन्होंने पूछा, बोले कहाँ रहते हो, क्या करते हो? तो उन्होंने बोला मोदी मोदी मोदी। मोदी कैसा है? मोदी घर से हूँ। जैसे उन्होंने मोदी मोदी सुना, इनको 5 स्टार ट्रीटमेंट दिया, तुरंत ट्रीटमेंट दिया, 5 स्टार दिया, बिना पैसे के उसके, ठीक है ना। और ये बात जो है ये बता रहे हैं। तो कितना प्रभावशाली व्यक्तित्व है। एक तरफ ऐसा व्यक्तित्व जिसको कि पूरे विश्व में माना जा रहा है, जाना जा रहा है, पहचाना जा रहा है। 12-8 બપોરમાં એક રેસ્ટોરન્ટની બહાર બેસ્યા હતા, તો બાથરૂમ કરી નીચેથી ઉપર આવ્યો ત્યારે મારે સીનામાં બહુ ભયંકર દર્દ થયો, બહુ પસીના આવ્યા, ઉલટી આવી મને અને જી ગભરાયો। એને એમ્બ્યુલન્સ બોલાવી, 3-4 મિનિટ પછી એમ્બ્યુલન્સ આવી ગઈ। એમ્બ્યુલન્સમાં મને સુવાડ્યો અને ત્યાં તરત મારો ECG એમ્બ્યુલન્સવાળા મેં પાડ્યો, ક્યાંના છો અને ક્યાંના વતની છો? તો બતાવ્યો હું ડૉક્ટર છું, હું ઇન્ડિયન છું। એ લોકોને હું બતાવ્યો કે હા સાહેબ, મોદીજીનું ગુજરાતનું છું। અને ફેર મોદીજીનું નામ કોઈ 8-10 વાર દીધું, મોદી મોદી કરીને કઈ વાર બોલ્યા ફ્રેન્ચમાં। અને મને એમ્બ્યુલન્સ બગર મારા સગાને, બગર મને બતાયાને सीधी एक एम्बुलेंस मन लईने हॉस्पिटल माटे दौड़वा लगी। हॉस्पिटल में जયારે पहुंचो थिएटर में तो मैंने डॉक्टर कशो नहीं बतायो, कोई बात ज नहीं करी। उठाईने मैंने सीधो टेबल पर लेटायो, एक पग में कोई मशीन, बीजा पग में मशीन, एक में हाथ में भरी ने जमणा हाथ में मारी नस में तरत प्रोसीजर चालू करी आप्यो। एटલું બધું મને एज ए वेरी वेरी VIP समझीने मात्र मात्र मोदीजीના નામનો जो प्रताप है आ मन बचायो। विदेशनी धरती पर मोदी जी के प्रताप का जो नाम का जो प्रताप है उसने मुझे बचा लिया। कहते हैं मोदी जी का नाम लिया तो VIP ट्रीटमेंट मिला, तुरंत डॉक्टर ने इलाज किया, ना सिर्फ इलाज किया, निःशुल्क इलाज किया, फ्री इलाज किया, 1 रुपया भी नहीं लिया। ये मोदी जी के नाम का फ़र्क है। गुजरातियों को चुनना है, मोदी जी का नाम चुनेंगे, किसका नाम चुनेंगे? हिंदी में बता रहे हैं, सुनिए इन्हीं के मुंह से। बोले डॉक्टर है, इंडियन डॉक्टर है, और उसके बाद मोदी जी का नाम मोदी 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 करके कई बार वो बोलते रहे, एम्बुलेंस दौड़ती रही। उन्होंने कोई भी पैसे का कहीं भी मेंशन नहीं करा, और जाते समय थैंक यू, बाय, टेक केयर कह के हमको बिना बिल दिए डिस्चार्ज फाइल दे दी।
वो सब रिकॉर्ड मेरे पास हैं। इसके बाद उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। वहां वीवीआईपी सुविधा के समान तुरंत उनका इलाज किया गया। बेहतर इलाज से उनकी जान बच गई। लिहाजा आप समझ ही सकते हैं कि आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हों, पीएम मोदी का नाम ही आपकी सभी मुश्किलों का हल निकाल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। क्लियर है? तो ये फर्क है सर नेता नेता का। एक तरफ वो नेता हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं, जिनको कोई पूछ नहीं रहा। दूसरी तरफ ऐसा नेता है जिसको यहाँ से लेके फ्रांस, पेरिस, सब जगह पूछ हो रही है। खैर, इनके तो अनुयायी वो हैं ना, इनके फॉलोअर्स या इनके जो सपोर्टर्स हैं वो तो वो हैं जो सिख हैं। तो क्या चल रहा है ज़रा वो भी देख लें, सिखों का क्या चल रहा है। आइए। पाठ में से उठा दिया साहब, बेअदबी हो गई। पहचानिए इनको सब के सब खालिस्तानी पहुंच गए साहब। कल तक हमको परेशान कर रहे थे, अब इन्हीं को परेशान कर रहे हैं। सुखपाल सिंह जो है न्यूयॉर्क में तुलसी मंदिर में गए थे, इनको बहरहाल अटैक करने के जुर्म में इनको अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन कोई नहीं, वो तो छूट के आ जाएंगे, फिर से कौन सा फ़र्क पड़ने वाला। बिकॉज जो गवर्नमेंट है वो इसी तरह से चल रही है। तो न्यूयॉर्क में भी ऐसा होने लगा, हमें तो पता ही नहीं था। ये स्थिति है। आइए राजस्थान की भी बात कर लें। राजस्थान में क्या चल रहा है? ओहो, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। ये राजस्थान का हाल है, क्या बोले। और कहते हैं गवर्नेंस इन लोगों की अच्छी है। मैं तो हैरान हूँ सर, बेस्ट सीएम बताए गए हैं लोग। राजस्थान का और एक हाल दिखा देता हूँ, एक ही दिन की न्यूज़ है। कानून को चुनौती, नागौर में कलेक्टर एसपी ऑफिस से मात्र 100 मीटर की दूरी कोर्ट के बाहर गैंगस्टर की हत्या, 9 गोलियां दागी। ठीक उसके नीचे आ जाइए, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव गहलोत 26 को नामांकन, सॉरी यहाँ आ जाइए। धौलपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष के घर पर फायर, भीतर दौड़कर बचाई जान। इधर आ जाइए, उदयपुर मजदूर नेता पर चलाई गोली, कार चीरते हुए निकल गई। इधर आ जाइए, जयपुर में डॉक्टर के घर में घुसकर ही बंधक बनाकर लाखों की लूट। ये स्थिति है साहब, भरा पड़ा है अखबार। लेकिन नहीं, सब कुछ सही है साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अखबार इनके लिए कुछ नहीं बोलेगा। और क्या हो रहा है इनके? आपस में ही लड़ाई शुरू हो गई। प्रोटेस्ट हॉल्ट कोल सप्लाई फ्रॉम छत्तीसगढ़ टू राजस्थान। छत्तीसगढ़ से जो कोल जाना था, प्रोटेस्ट की वजह से उसे रोक दिया गया, अभी नहीं निकाला जा रहा। तो राजस्थान जाना था, राजस्थान अब नहीं पहुंचेगा। फिर क्या? कोल नहीं पहुंचेगा तो बिजली नहीं बनेगी, तो फिर जो इन्होंने एस्टिमेट नहीं दिया है उतनी ड्रॉ करने के लिए पहुंच जाएंगे केंद्र के पास में। केंद्र के पास होगी नहीं, केंद्र मना कर देगा। फिर पावर कट होंगे तो क्या बोलेंगे? केंद्र की वजह से हो रहा है। समझिए आप, ये स्थिति है इनकी, कमाल है। आइए और देख लें सर, मध्य प्रदेश की भी बात कर लें। किसका?
ब्राह्मण भी तो हमारे बच्चों को उसकी चमचगिरी करते हैं। हाँ ठीक है ना, किसका ब्राह्मण भी तो हमारे बच्चों को उसकी चमचगिरी करते हैं। हाँ ठीक है ना। ब्राह्मण *@ हैश है। वाह, माँ की गाली दी जा रही है। कौन दे रहा है? मिश्रा। तो सबसे पहला तो यही अपने लिए दे रहा है, असल में ये अपना बता रहा है भाई। कांग्रेस के मिश्रा जी हैं, कहते हैं ब्राह्मण तो *@ हैश होते हैं। बिल्कुल सही बात है, तुम्हारे जैसे होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। गाली दे रहे हैं चौड़े में। अब तक कांग्रेस ने इन पर कार्रवाई नहीं करी, ये बड़ा शर्मनाक है ना। जवाब देना चाहिए ब्राह्मणों को। ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, ईमानदारी देखिए, ईमानदारी देखिए लोगों की। इसमें बकरे बकरियां भरे हुए थे, बकरे बकरियां ले लेके भाग लिए लोग। ये हमारी स्थिति है। बिहार की ये घटना है, ठीक है। नीतीश कुमार जी के राज में सब कुछ हो रहा है। 300 बकरियों के लिए ट्रक को लूट लिया गया, ठीक है, कमाल है। आइए आगे चलें। ले डाउन लाइज अगेंस्ट संघ परिवार, इमाम कॉल्स फॉर PFI रैली, ड्रॉज फ्लैग फ्रॉम रिलीजियस लीडर्स। कहते हैं कि अपनी जान भी देनी पड़े तो देंगे संघ परिवार के खिलाफ में। ये स्थिति है कोझिकोड में। इतनी नफरत है ना संघ से, इससे उससे, कितनी नफरत है समझ में नहीं आता साहब। बड़ी गजब की नफरत है। खैर क्या बोला जाए। यदि आपको हमारे लाइव पसंद आते हैं, यदि आप तक हमारा लाइव पहुंच रहा है, यदि आपको हमारा आज का लाइव पसंद आया तो कृपया कर QR कोड को स्कैन करके अपना पेमेंट ज़रूर जमा करा दें। इनके एक भी लाइव फ्री नहीं है ना। अपना सपोर्ट, अपना कंट्रीब्यूशन ध्यान से आप इस QR कोड को स्कैन करके पहुंचा दें। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से सपोर्ट कर दीजिए। भीम UPI एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वे patreon.com/नितिन शुक्ला पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये तमाम सारे सपोर्ट के और कंट्रीब्यूट करने के तरीके हैं, इनको आप आजमाइए और इनके थ्रू आप अपनी फ़ीस भर दीजिए। लोग बहुत सारे लोग पूछ रहे वाई हिंदूज़ आर टारगेटेड एवरीवेयर। सर वो अपनी नियति खुद लिखते हैं, लालची है ना, इसलिए ऐसा हाल है। अगर लालची नहीं होते तो ऐसा हाल नहीं होता। कोई ऐसा नहीं कि आज से, विश्व के शायद ही कोई ऐसा आपको देश मिलेगा जहाँ जो है आक्रांता पहुँचे हों और उन आक्रांताओं के साथ उस देश के लोगों ने लड़ाई लड़ी हो। भारत उन कुछ इक्का दुक्का देशों में से भारत ऐसा देश है जिसके यहाँ अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने गोलियां चलाई, हमारे लोगों को मारा और हमारे लोग अंग्रेज़ों की सेना में भर्ती हुए थे। ठीक है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। ऐसा कहीं नहीं होता लेकिन भारत में ऐसा हुआ। तो इसलिए लालच जो है ना वो सर चढ़ के बोलता है, इसलिए कुछ नहीं कर पाते, इसलिए ऐसा हाल है। ठीक है, तो चलिए मित्रों, ये था आज का लाइव। कल फिर मिलेंगे, बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे एनालिसिस। तब तक के लिए क्या करना है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। कल मिलते हैं, नमस्कार।